Hi everyone, welcome to the Unacademy Atom. Myself Keshav Lakhotia from IIT ISM Dhanbad. I am the chemistry educator in IIT JEE category on Unacademy. So this video is very helpful for you because क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो 99 परसेंटाइल का टारगेट आपके जेई मेन 2024 का जो आपके जनवरी अटेम्प्ट में होने वाला है, तो उस सेशन के अंदर हम कैसे ये 99 परसेंटाइल वाला जो टारगेट है उसे अचीव कर सकें। तो ये पूरी इस वीडियो के अंदर अपने डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही डीप मैनर के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आपको यार इन सब्जेक्ट के अंदर ये चीजों का तो प्लीज ध्यान रखना ही है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में ही लिख दिया है कि लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड जो भी आपको आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए अपने एंड से। ठीक है, तो प्लीज ये जरूर करना एंड साथ ही में आप इस सेशन को 1.5x में देख सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। बट इस सेशन को एट द एंड पूरा देखना, कंप्लीटली हर एक बात को अच्छे से सुनना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत ही डीप के अंदर बताने वाला हूँ। एंड एट द एंड आपको सेशन कैसा लगता है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, तो प्लीज कमेंट करना कि यस सर दिस सेशन इज हेल्पफुल एंड हम सीरियसली इसे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यार अपने बात करें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स, तो अपने केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक तीनों को कवर करूंगा। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो तीनों पार्ट जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इन सबको कवर करने वाला हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स कि जो चीजें बताने वाला हूँ वो प्लीज आप सीरियसली फॉलो करना। एंड ये सब जो गलतियां होती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है एंड किस तरीके से आपको मैनेज करना आने वाले 3 महीनों के अंदर, ताकि ये जो 99% का जो टारगेट है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान बन जाए। ठीक है, सबसे पहले अपने यदि बात करें केमिस्ट्री की, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा वो। एंड यदि केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो सभी को पता है कि यार एक काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखने को मिलता है कि यार आपको प्रिपरेशन के अंदर भी टाइम कम लगता है और आप उससे मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। तो एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है और एग्जाम में भी टाइम कम लगता है आपको सॉल्व करने में। ठीक है, बट यहाँ पर भी काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चे सबसे बड़ी सीरियसली फॉलो कर देते हैं कि बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। पर उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यार आपको ये एटलीस्ट ये तीन चीजें तो करनी जरूरी ही है केमिस्ट्री में। बाकी फिर अपने इसको वन बाय वन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यार अपने फॉर्मूलाज जितने भी हैं उनको आप एक पेज पे लिख लो या एक अपनी छोटी सी नोट्स बना लो, तो वहां पे अपने फॉर्मूलाज लिख लीजिए। एंड कोशिश करूँ कि आप डेली उन्हें रिवाइज करो और आप अपने फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्लीज प्रैक्टिस करो यार। ठीक है, तो सब फर्स्टली आते हैं कि अपने एटलीस्ट अपने सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में कई सारे चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट के अंदर भी कुछ कुछ चीजें हैं, तो वो प्लीज आपको वो सारे के सारे फॉर्मूला अच्छे से याद होने जरूरी हैं। ठीक है, एंड यदि अपने सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो वो आता है कि यार अभी से आप स्टार्ट कर दो कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो जेई मेंस के हैं उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहां से आपको ये देखने को मिलता है कि यार कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा रहे हैं एंड किस कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस प्रकार के पूछ रहे हैं, क्योंकि ताकि आप भी उस तरीके से प्रैक्टिस कर सको। फॉर एग्जाम्पल की यदि केमिकल बॉन्डिंग से फैजान रूल का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फैजान रूल का क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर से पूछ रहा है या उसके एप्लीकेशन पार्ट से पूछ रहा है, तो ये चीज आपको यदि पता चलेगी तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू को स्टडना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे दो हेल्प मिलती है। एक तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा टॉपिक मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एंड उस टॉपिक से किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर वो भी आपको पता चल जाता है। एंड नाउ अपने यदि बात करें थर्ड नंबर पर, तो ये सबसे बड़ा है कि यार आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी बच्चे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना हो सके आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो यार, क्योंकि वहां पर आपको यही हेल्प मिलती है। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में क्या सीन आ रहा है कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 इनऑर्गेनिक के, 10 ऑर्गेनिक के एंड 10 फिजिकल के, तो जो 10 फिजिकल के होते हैं उसमें से आप देखना कि आई थिंक मोर देन 8 क्वेश्चन आपके सीधा सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम भी है केमिस्ट्री के अंदर बच्चों के लिए कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करते। वो सिर्फ ये सोचते हैं केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को पे ज्यादा अटेंशन देते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक के अंदर उनको पता है कि थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो बट वो सारे दिन सिर्फ थ्योरी पर अटेंशन दे रहे हैं। नहीं यार, केमिस्ट्री के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। पूरी की जो पूरी फिजिकल है उसमें से समझ लो कि मोर देन 80% क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करना है। और सिर्फ सिर्फ फिजिकल में न्यूमेरिकल्स नहीं आते, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, बट स्टिल वो न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको कोई सॉल्व वॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्सेप्ट अपने आइसोमेरिज्म को आप छोड़ दो, तो वहां पर ज्योमेट्रिकल इन सब चीजें वो पूछ लेते हैं, या कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड को आप यदि छोड़ दो इनऑर्गेनिक में, तो वहां पर वो कुछ आइसो स्ट्रक्चर आइसोमेरिक कुछ भी आइसोमर्सेटेड वो चीजें पूछ लेते हैं। तो उन पार्ट को छोड़ के बाकी आपका सारा का सारा पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स भर भर के पूछा जाता है। तो अभी सबसे बड़ा जो दिक्कत आ रहा है ना बच्चों का, वो यही है कि वो थ्योरी पे ज्यादा अटेंशन देते हैं, न्यूमेरिकल्स पे अटेंशन नहीं देते हैं। तो अभी इन प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए और फिजिकल के लिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे कैसे को आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी यदि बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको सभी को पता है कि नेम रिएक्शंस काफी ज्यादा पूछी जाती है। जो भी फेमस नेम रिएक्शंस है उनको तो एटलीस्ट अपने नोट्स में बना ही लीजिए। देखो केमिस्ट्री के केस में आपको नोट्स बनाने जरूरी है, मैं आपको अपने हर सेशन के अंदर भी बोलता हूँ कि आप अपने नोट्स प्लीज बनाइए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के केस में आपको नोट्स बनाने डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री में जितनी भी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर आप अपनी नेम रिएक्शंस लिख लो, जो भी आपको पता है कि यार ये जो नेम रिएक्शंस ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में वो वाली रिएक्शंस जिनका को पता है कि यार इनसे जैसे कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो ये वाली कुछ ऐसे रिएक्शन होती है आपके मान लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बट आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये जो ऐसे रिएक्शंस है, जैसे स्टीफन रिडक्शन आप पढ़ते हो, कार्बिलामाइन टेस्ट पढ़ते हो, तो ये जो टेस्ट है ये सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेम रिएक्शंस है ये अच्छे से पता होनी चाहिए। एंड जितनी भी वो रिएक्शंस होते हैं कन्वर्जन वाली, तो वो सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसको पता कैसे करना है, सबसे पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपको ये पार्ट अच्छे से करना है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, सारी की सारी नेम रिएक्शंस आप कोशिश करो कि विद इन द 1 या 2 डेज के अंदर सारी सारी नेम रिएक्शंस आप लिख लो एक कॉपी के अंदर। ठीक है, एंड जितने भी टेस्ट हैं आपके जो आपके एनसीईआरटी के अंदर और जो आपके जेईई के सिलेबस में है, तो आप वो सारे के सारे टेस्ट लिख लो। थर्डली आप यहाँ पे ये करना है क्योंकि जो भी कन्वर्जन वाली रिएक्शंस है, कन्वर्जन वाली जो भी प्रोसेसेस हैं, वो सारी सारी आपको अच्छे से लिखनी है और आपको उनको याद करना है। ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शंस को आप याद करोगे तो आप ही के लिए बढ़िया, क्योंकि जैसे वॉल्फ किश्नर हो गई या वॉल्फ रिडक्शन हो गई, तो कई सारी ऐसी वुड्स फेटिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये सब जो रिएक्शंस है ये आपको पता होनी जरूरी है ना। तो मीनवाइल अपने इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया कि आपको यहाँ पे अपनी रिएक्शन अच्छे से करनी है और यहाँ पर जितने भी कन्वर्जन प्रोसेस होती है आपको अच्छे से प्रोसेस डील करनी है। अब ना बात अपने करते हैं कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो वहां पर आपको सिर्फ जेई मेन के नहीं, आप जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्योंकि जेई एडवांस के कुछ कुछ क्वेश्चंस बड़े बड़े जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाले होते हैं ना, मतलब ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से ई बना, तो हो सकता है कि आपका कुछ एक हाफ पार्ट आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाए जेई मेन के अंदर, या उससे से रिलेटेड कुछ चीज पूछ ली जाए, तो आप जेई एडवांस के भी पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिर्फ जेई मेन के नहीं, जेई एडवांस के भी आप पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो खुद के एंड से, क्योंकि वो भी पीवाईक्यू सॉल्व करने, एक्स्ट्रा खुद से कुछ दिमाग नहीं लगाना। एंड नाउ अपने यदि बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे बुक्स बुक्स का पूछते रहते हैं, सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। इसमें आपको मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट पर ही फोकस करना है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर यूट्यूब पर कंप्लीट करवा चुका हूँ, एक पूरी तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, जाके आप देख सकते हो। एंड सेकेंडली यार यहाँ पे आपको मैं ब्लॉक केमिस्ट्री कंप्लीट करवा रहा हूँ, SPDF ब्लॉक अपनी स्पेशल क्लासेस पे, जिसके लिंक्स मेरे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप जाके मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे जाके आप मेरी स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो इन द फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हो KESS10 इन केस यू आपसे मांगते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट पर ही फोकस करना है, ताकि क्योंकि वहां से देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके थ्योरी से आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या सीन है, ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो वहां पर आपके जो ट्रेंड है, जो एक्सेप्शन है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ट्राई करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जितने भी हो सके आप एक्सेप्शन लिख लो एक कॉपी के अंदर और उन्हें रिगरसली आप उनको याद करना शुरू कर दो, डेली उनको रिवाइज करते रहो। एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स, क्योंकि जब आपके एग्जाम पास में आ जाएंगे, यदि आपने कंटिन्यूसली रिवीजन कर रखा है तो आपको बहुत हेल्प करेगा डेफिनेटली। एंड यदि अपने थर्ड बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम अपने न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप वो कॉन्सेप्ट को सीखोगे, उतने ही ज्यादा आप उस कॉन्सेप्ट को एनालाइज कर पाओगे, उतने ही ज्यादा आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। तो सो प्लीज फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको कोशिश करनी है कि आप जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके। थ्योरेटिकल पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा कम है, बहुत ही माइनर लेवल पर है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को एक बार के लिए आप भले इग्नोर भी कर सकते हो,
बट आपके जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है वो एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल के अच्छे से सॉल्व होने चाहिए। बट हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है पूरी केमिस्ट्री का जो बेसिक है पीरियोडिक चैप्टर है एंड केमिकल बॉन्डिंग है। और इनऑर्गेनिक की यदि बात करें तो पीरियोडिक और केमिकल, पीरियोडिक आपको नहीं आता है और केमिकल बॉन्डिंग आपको नहीं आता है तो आपको पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत आती है। यदि अपने ऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो जीओसी आपको नहीं आता है तो आपको पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी। एंड सिमिलरली फिजिकल के अंदर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट हार्ड है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो जो बेसिक से पार्ट्स होते हैं, जो जिस न्यूमेरिकल के लिए कुछ बेसिक आपको थ्योरी के बारे में जरूरी बातें होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड पे जो अपने नस्ट इक्वेशन पे जो अपने यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अपने को क्या थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। तो वो आपको बस एटलीस्ट उतनी नॉलेज होनी चाहिए, और आप कोशिश करो कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स की ट्राई करो, क्योंकि वहां पे आपको काफी ज्यादा वो हेल्प मिलेगी। एंड इसी के साथ आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट बतानी है कि आप लोगों के लिए रिवीजन मास्टर सीरीज स्टार्ट कर दिए, जहां पर डेली लाइव टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस ईयर के जेई क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के आपके जेई क्वेश्चन होते हैं। सेकंडली सब्जेक्ट वाइज कवरेज किया जा रहा है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की जा रही है। एंड आप जाके इसमें फटाफट इनरोल कर लो, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो KESH10। जैसे आप इस कोड को यूज करोगे तो आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस कोड को याद रखना, और जैसे ही आप इनरोल करोगे वहां पे अपनी डिटेल्स देना और KESH10 वाले कोड को यूज कर लो, तो आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है, जो आपकी मास्टर रिवीजन सीरीज है, ये आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। एंड इसी के साथ यदि अपने बात करते हैं फिजिक्स की, तो यार फिजिक्स का सबसे बड़ा इशू क्या है कि बच्चों को ये लगता है कि उनको सब आता है। बट यहाँ पर आपको ये टारगेट करना है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उन पे बहुत रिगुलसली फोकस करना पड़ेगा। यदि आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो आप सबसे पहले फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट को ही स्ट्रॉन्ग करने पे ट्राई करो, ठीक है, रेदर देन आपकी न्यूमेरिकल्स ट्राई करे जा रहे हो। आपको यदि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है तो आप उसके न्यूमेरिकल्स कर लो, और भले आप उसके सॉल्यूशन देख देख के या अपने आंसर देख देख के आप न्यूमेरिकल्स के एक बार के लिए आप उसको समझ रहे हो, वो एक सही तरीका नहीं है। वो एक बिल्कुल भी सही तरीका नहीं। मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि वो फिजिक्स में कोई भी चीज की तैयारी करने लगते हैं, तो उनको यदि कोई चीज नहीं आती है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, देन उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करके था, देन समझ में आ गया। ये एक सही तरीका नहीं है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको चलो ये समझ में आ गया कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपको ये टॉपिक नहीं आता, तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, अच्छे से क्लियर करो, देन उसके बाद आप और ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। यदि आप बार बार जैसे 5 या 6 न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हो, और आपने हर 5 से 6 न्यूमेरिकल्स में आपने मोर देन 4 एग्जाम्पल्स, मतलब अपने 4 से 5 एग्जाम्पल्स तो डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन देख के समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज नहीं आती ना। तो सबसे पहले जाके आप वो कॉन्सेप्ट समझो, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका वो कॉन्सेप्ट है, उससे अच्छे से समझो, देन उसके बाद आप न्यूमेरिकल पर आओ। ठीक है, ये एक तरीका होता है, ये एक परफेक्ट वे होता है। तो सबसे पहले आपने चलो न्यूमेरिकल्स को अप्लाई किया, आपको ये पता चला कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता, तो आपने देखा मुझे ये नहीं आता, तो उसके बाद पहले उस चीज को सीखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लगता है मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा, मेरे को भली वो चीज आती ही नहीं, मुझे उसके बेसिक पार्ट ही नहीं पता है, मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे वो चीज आने लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको पहले वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहीं पे सबसे बड़ी बताऊं क्या, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है बच्चों की, कि एक तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और वो बार बार बस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सब कुछ हो जाएगा। पहले भाई साहब कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस कैसे करोगे तुम। एंड सेकेंडली, अपना टाइम मत वेस्ट करो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि फिजिक्स काफी इजी पूछा जा रहा है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा लेंथी एंड वो पूछ लिया जाता है, बट फिजिक्स थोड़ा सा रिलेटिवली इजी पूछा जाता है। तो अपना एडवांस जैसे लेवल के क्वेश्चंस को, या कुछ बच्चे मेरे को पूछते थे सर इरोडॉफ सॉल्व कर लें क्या, तो यार ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है इरोडॉफ बुक को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, इस चीजों में वेस्ट मत करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लेकिन एक रेलेवेंट क्वेश्चंस होने जरूरी है। तो अभी इस स्टेज पे रेलेवेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो आपकी आपके PYQ हैं। ठीक है, या आप जिधर भी, मतलब जो भी आप XYZ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, तो उनके जो आपको वो मॉड्यूल्स देते हैं, ठीक है, तो उनका जो मटेरियल है वो आप लोगों के लिए एक रेलेवेंट सोर्स है। इफ योर एल्स, यदि आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो रहने दो भी भाई बुक को, अभी बुक का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ अभी 3 महीने ही बचे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अपने डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि सर अब हम बात करते हैं 11th की फिजिक्स पर, क्योंकि यार क्या होता है मैक्सिमम, ये देखो मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर हर एक चीज बहुत ही डीप में डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था कि आप सेशन को 1.5x में देख सकते हो। ठीक है, तो नाउ यार अपने बात करें 11th की फिजिक्स पे। तो यार जो 11th की फिजिक्स है, यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे बच्चा 10th के बाद आता है 11th के अंदर, तो वो स्टार्टिंग में बहुत जोश में होता है। ठीक है, तो आधा फर्स्ट हाफ तो उसका बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन सेकंड हाफ उसका वीक चल रहा होता है। ठीक है, यही सेम आपका जब सेकंड हाफ वीक चल रहा होता है, तो 12th के अंदर जब वो आता है तो वो पूरा जोश में फिर से आता है, फिर सेम सीन उसके साथ रिपीट मैनर में 12th में भी होता है।
तो यहाँ पर जो 11th की फिजिक्स है इसमें मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चों की मैकेनिक्स एकदम बेकार होती है, मतलब खराब हुई होती है। बहुत बच्चे होते हैं, मतलब मैं यहाँ पे इन जनरल बातें कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे चैट के अंदर, नहीं सर मेरी तो मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग है। मैं यहाँ पे इन जनरल बातें कर रहा हूँ कि जो मैकेनिक्स होती है काफी बच्चों के लिए डिफिकल्ट होती है, टफ होती है, तो उनको वो बहुत ज्यादा मुश्किल भी लगती है। तो यहाँ पे यार मैकेनिक्स यदि आपकी स्ट्रांग नहीं है, यदि आपकी मैकेनिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, उस पर आप टाइम वेस्ट अपना मत करो, क्योंकि मैकेनिक्स से यदि क्वेश्चंस भी यदि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, तो वो रिलेटिवली बाकी चैप्टर से जो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस उससे थोड़े से टफ ही हैं। तो यदि आपको मैकेनिक्स का पार्ट नहीं आता है तो अभी आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। उसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये वाले जो कुछ कुछ पार्ट्स है और सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होने चाहिए। मतलब फिजिक्स का सबसे बेसिक रूल है कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके सभी चैप्टर्स के, वो आपको एकदम आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए, आपको अच्छे से याद होने जरूरी है, अदरवाइज फिर दिक्कतें आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने टिप ऑफ द टंग पे रखते हो कि मतलब आपको जब रात में उठा के पूछ लो कि भाई बताओ इसका क्या आंसर है, फिर आपको उसी तरीके से फिजिक्स के भी सारे फॉर्मूलाज आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 11th की फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिक्स आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी उसको आप वेस्ट, उस पर अपना टाइम मत वेस्ट करो, उसको एक बार स्किप करो और आगे वाले पे चैप्टर्स पे मूव ऑन करो, क्योंकि यदि मैकेनिक्स से क्वेश्चन बनकर भी आता है तो कहीं ना कहीं थोड़े टफ ही होते हैं बाकी चैप्टर से। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एटलीस्ट मेरे को सारे के सारे फॉर्मूलाज तो याद होने चाहिए। एंड सेकंड, यहाँ पे यार तुम्हें 11th का ही फिजिक्स में इतना कमजोरी आ रही है, तो साथ में तुम यार सबसे पहले हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशंस, वेव्स, यूनिट एंड डायमेंशन, इन वाले चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इनसे भी बहुत भयंकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स वाला क्वेश्चन, जो कि आपको मैं कितनी बार बोला हूं कि थर्मोडायनेमिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी सेम है और आपकी केमिस्ट्री में भी बिल्कुल सेम है, बस एक साइन का कन्वेंशन अपोजिट है। तो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हीट, थर्मोडायनेमिक, ऑसिलेशन, वेव्स और यूनिट डायमेंशंस, तो इन चैप्टर पे फोकस करो और इन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। ये चैप्टर बहुत इजी भी आते हैं, आपके पेपर में भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा इनको प्रिपेयर करने में। ठीक है, एंड थर्डली यार, कोशिश करो कि थ्योरेटिकल पार्ट को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझो, अच्छे से करो कंसाइज वे में। एंड ज्यादा टाइम, जैसे कि आप यदि 2 घंटे दिन में फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आपको आधा घंटा थ्योरी पे देना है और आपको 1.5 घंटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो भी आपने थ्योरी का पार्ट पढ़ा है। तो कोशिश करो कि थ्योरी के पार्ट को थोड़ा सा कंसाइज करो, मतलब थोड़ा सा कम करो, एंड अपने न्यूमेरिकल पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, कि ताकि आप न्यूमेरिकल को जितना जल्दी करोगे उतना आप ही का फायदा है। ठीक है, ना यदि अपने बात करते हैं 12th की फिजिक्स का, तो देखो यार 12th का जो फिजिक्स है, जो 12th की फिजिक्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जनरली आपकी जो 12th होती है आपके ओवरऑल एग्जाम के अंदर 55% वेटेज रखती है, एंड आपकी जो 11th होती है वो 45% वेटेज रखती है। ठीक है, और यदि अपने 12th की फिजिक्स के बारे में बात करें तो वो भी ऐसा ही है कि वो ग्रेटर देन 50% वेटेज रखती है आपके आपके जेई के एग्जाम में। तो वहां पे भी समझ सकते हो कि यार ये 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से 16 या 17 क्वेश्चंस आपके 12th की फिजिक्स से आते हैं और रिमेनिंग 13 क्वेश्चंस या 14 क्वेश्चंस आपकी 11th की फिजिक्स से आते हैं। तो मतलब एक या दो क्वेश्चन आपकी 12th के फिजिक्स से ज्यादा ही आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि आपको वो चैप्टर्स ढूंढने हैं जो आपको जितना जल्दी आप कर सको, क्योंकि आपके 12th में वापस से जोश जाग जाता है। तो 12th में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो आप उन चैप्टर्स को ट्राई करो करने की, क्योंकि 12th की फिजिक्स आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका वेटेज भी ज्यादा है और वो इजी भी है। मतलब 11th की जो मैकेनिक्स है उससे तो काफी इजी है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया तो काफी इजी चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, अल्टरनेटिव करंट और इलेक्ट्रोस्टेट्स यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट सेम ही फॉर्मूलाज है, बस कुछ आपने सिंबल चेंज किए हैं, बाकी आपका पूरा का पूरा सेम चलता है वो। तो इसको प्लीज ध्यान में रखो और अपने 12th के जो भी आपको लगते हैं ये मेरे इजी चैप्टर्स है, मेरे को अच्छे से आते हैं, उन पर और ज्यादा पकड़ बनाओ। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जो चीज आपको आती है उसको इतना अच्छा बना लो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ के ना हो, एंड जो चीज आपको नहीं आती उसको एटलीस्ट उतना बेसिक कर लो कि इसमें से कोई भी एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन आए तो वो आप छोड़ के ना हो। यदि आप इतना पार्ट कर लेते हो ना तो आप जेई मेन के अंदर पक्की बात है बूम करोगे। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखना। जैसे अब आपको बताता हूँ कि 12th की फिजिक्स के आपको कौन कौन से वो चैप्टर्स है जो थोड़े से आपको ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में भी कुछ पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेम आता है, तो वो आपके लिए यहाँ पे हेल्प करेगा, जिसमें रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टेट्स जो आपको सेम मिलता है मैग्नेटिज्म जैसा ही, तो इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटिज्म एक जैसा ही हो गया। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, ये अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर्स हैं, इनको थोड़ा टारगेट करो, क्योंकि सेमीकंडक्टर यदि आप कर पा रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पूछ जाता है यहाँ पे। एंड यदि यहाँ पर तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम बस जंक्शन डायोड वाला पार्ट है ना,
पीएन जंक्शन, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये सब चीज़ों को तुम एक बार अच्छे से देख लेना। और कम्युनिकेशन सिस्टम वाले पार्ट को देख लो, यदि उसमें से सिंपल क्वेश्चन, इसमें एक ही फॉर्मूला है, तो तुम उसको अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारा वहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओवरऑल मैंने फिजिक्स के बारे में बता दिया, मतलब काफी डीप के अंदर मैंने डिस्कस कर दिया हर एक 11th की फिजिक्स पे भी और 12th की फिजिक्स पे भी, और कैसे कैसे आपको इसमें आगे बढ़ना है ना यार। अब अपने आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स पर। तो यार मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बच्चों को ये नहीं पता कि क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं, मतलब डजंट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इन डिफरेंट मैनर। सबसे बड़ा ये भी है कि इनको ये नहीं पता कि क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं। एंड यहाँ पर वो सबसे बड़ी दिक्कत ये करते हैं कि मतलब मानो कि कोई क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं, यदि उनसे वो एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वो दूसरा तरीका उसमें नहीं सोचते हैं कि क्या कोई इसका दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो वो सिर्फ उस एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से सोचते हैं और उसको एक तरीके को रट लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। मुझे पता है कि मेजर ऑफ क्वेश्चन तो सेम तरीके से चलते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आप देखना, आपके जो जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस होते हैं या आपके जेई मेन के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आप कई तरीके से कर सकते हो, जो आप कई तरीके से करके बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। ये आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप कई तरीके से कर सकते हो, अभी आपको शुरू में 7 से 10 दिन बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि आप सोच नहीं पाओगे कि दूसरा तरीका क्या है। लेकिन जब 7 या 10 दिन बाद आपने बहुत बार ट्राई किया, फिर आप 11वें दिन जब खुद से कोई अलग तरीका निकालोगे ना कि यार इस क्वेश्चन को मैंने किसी अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, नो डाउट। एंड इसी के साथ आपके जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्योंकि आप दूसरा तरीका सॉल्व यदि कर रहे हो, दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका कोई दूसरा कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं आपके जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स उस एक क्वेश्चन से इंप्रूव होंगे। तो ये टारगेट आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि मैथ्स के अगर थोड़े से टफ आ रहे हैं, मतलब लेंथी आ रहे हैं, तो आप उसको गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाते। तो कोशिश करो कि जितने ज्यादा आप डिफरेंट मैनर से कर सको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो क्वेश्चन को करने का, तो मान लो सेम क्वेश्चन भी आता है, तो भाई वो पता है कि मुझे तरीका कितना लंबा है, उस क्वेश्चन को करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका भी है? यदि उसका कोई शॉर्ट तरीका है तो आप उन शॉर्ट तरीके को भी फाइंड आउट करो, क्योंकि पेपर में आपका वो टाइम बचाएगा। और ये चीज यदि आप प्रैक्टिस अभी करना स्टार्ट करोगे, तभी आप पेपर के अंदर सोच पाओगे कि किस क्वेश्चन के अंदर वो शॉर्ट तरीका लगेगा और किस तरीके से मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ही बेसिक रूट प्रॉब्लम है ये बच्चों की। आई थिंक आपको कोई नहीं बताएगा इतना डीप में कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला कि कोई भी बच्चा मतलब डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा, वो बस एक ही तरीके से लगा हुआ है दुनिया तक, मतलब यही करना है, मैं इस तरीके से करना है। नहीं यार, थोड़ा सा चलो डीप में चलो और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सोल्व करो, ताकि आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगी ना यार। लिमिटेड क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी आपके एग्जाम मैथमेटिक्स में यदि आप 40-50 के आसपास ही नंबर लेकर आ रहे हो, तो आपकी 99% आराम से आ रही है। तो 50 नंबर लाने हैं, मतलब आधा पेपर का आपको सॉल्व करना है। आधा पेपर यदि आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है, तो यदि आपने 1 घंटे में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपके 50 नंबर तो किसी तरीके से नहीं आने वाले, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी, ताकि आपको वो जो क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है पेपर के अंदर, उनको आप शॉर्ट में कर सको। शॉर्ट में तब कर पाओगे तब आपने काफी बार प्रैक्टिस कर रखी होगी क्वेश्चंस की। तो प्रैक्टिस मैथ्स हमेशा मांगता है, यदि जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि तुम उतना ज्यादा उस कॉन्सेप्ट से ओवर थ्रू हो जाओगे, गो थ्रू हो जाओगे। एंड तुम्हारे लिए वो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि हाँ, डेली जैसे तुम डेली खाना खाते हो, डेली पानी पीते हो, तो वो वाला तुम्हारे लिए हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये तो मेरे को आता है, तुम्हारा हाथ अपने आप चलने लग जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस तुम्हारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा, तुम्हारा हाथ अपने आप चलने लगा कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यदि अब मैं इसको मैथमेटिक्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देखो तुम्हारी स्पीड बहुत मैटर करती है। तो तुम कोशिश करो कि जब तुम अपने घर पर भी काम कर रहे हो, तो तुम टाइम लिमिट के अंदर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करो, क्योंकि स्पीड मैटर करेगी तुम्हारे एग्जाम के अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस लेंथी आते हैं, पेपर थोड़ा सा टफ भी बनता है। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान दो मैथमेटिक्स पर। 40-50 नंबर का ही टारगेट करोगे तो भी तुम्हारे 40 नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, मोर देन इनफ है। लेकिन तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोड़ो यार, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हें फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने यदि बात करें कैलकुलस की, मैं मैथमेटिक्स को बहुत ही मतलब कंसाइज में तोड़ रहा हूँ कि कैलकुलस कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री कैसे करनी है, या फलाना चैप्टर कैसे करना है, फलाना चैप्टर कैसे करना है। तो यदि अपने बात करें कैलकुलस की, तो यार आपको ये पता है कि आपका जो ओवरऑल पेपर आता है उसका जो 44% पार्ट है, आपका जो 44% पार्ट है, वो आपके ऑलमोस्ट कैलकुलस के पार्ट से ही पूछा जाता है। ठीक है, कैलकुलस के अंदर आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब कुछ आ रहा है भाई, सारा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है कैलकुलस के अंदर। तो आप कोशिश करो कैलकुलस के अंदर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपका मोर देन 40% पेपर आपका इस कैलकुलस वाले पार्ट से ही पूछा जाता है, मोर देन 40% पेपर। तो प्लीज इस कैलकुलस वाले पार्ट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। मतलब आप ये सोच लो कि मेरे को नेक्स्ट 3 महीने सिर्फ कैलकुलस ही अच्छे से करना है, बाकी सारे चैप्टर मेरे को नहीं करने, छोड़ो, उनको छोड़ ही दो।
मेरे को बस आने वाले 3 महीने में सिर्फ कैलकुलस अच्छे से करना है। बट यार कुछ जरूरी तो नहीं है कि कैलकुलस के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, भले आपने 3 महीने भी बहुत भयंकर प्रैक्टिस करी हो, इसलिए बैकअप में होना जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज कैलकुलस के क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है, कहाँ से करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैलकुलस को आपको पता है कि वेटेज हाई है, तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस 5 ईयर के जेई मेन के क्वेश्चंस करो एंड जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस करो। जेई मेन के भी करो एंड जेई एडवांस के भी करो, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल वैसे भी टफ बन रहा है मैथमेटिक्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भी जब पेपर लोग बना रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत जेई एडवांस का भी यूज करेंगे, तो हो सकता है कि जेई एडवांस का कुछ बड़ा पार्ट, आधा पार्ट बनकर आपके पेपर में बनकर आ जाए। तो प्लीज आप नेक्स्ट 90 डेज के अंदर, ये 3 महीने आप यदि जेई मेन के लिए पेपर के ट्राई कर रहे हो, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हो, तो आप जेई एडवांस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। एंड सेकेंडली यार, यहाँ पर इस समय पर आपको कोई बुक के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ जेई मेन और जेई एडवांस के पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, और जो भी आपका मटेरियल्स है आप उस पर फॉलो करो, मजे करो। ठीक है, एंड सेकेंडली यहाँ पर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे करना है। देखो यार, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसका भी वेटेज तो है, बट स्टिल ये क्या सीन है कि ये बहुत ही इजी चैप्टर में आता है। मतलब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये जो है ना चैप्टर्स, इनके कॉनिक सेक्शन जो था आपका, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, तो ये बहुत ही इजी सेक्शन से माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर, तो प्लीज इसको आप अच्छे से करना। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी इजी बनकर आते हैं और ये चैप्टर्स प्रिपेयर करने में भी आपको इजी लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है रिलेटिव कैलकुलस के, क्योंकि कैलकुलस में कुछ कुछ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने में इनको 15-20 मिनट लग जाती है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस भी उठाने जरूरी है कि जब आपको सॉल्व भी जल्दी हो जाए और आपको वो एक्यूरेट आंसर दे, तो क्योंकि पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है। क्योंकि आपने कैलकुलस वाली आपको अच्छे से आता है, आपको पता है कि मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको ये भी दिख रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से 15-20 मिनट मेरे ले लेगा, और ये भी आपको श्योर है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन 15-20 मिनट ले लेगा, तो एक बार के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, और आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट से बनेगा, तो उस कॉन्सेप्ट को साइड में अपने लिख लेना, जिस कॉपी में आप सॉल्व कर रहे होते हो वहां पे पेपर में, तो बस लिख लेना, ताकि जब भी तुम क्वेश्चन, तुम्हारे पास टाइम बचे, देन तुम उस क्वेश्चन पर आना। ठीक है, क्योंकि वो 15-20 मिनट यदि ले लेगा और उसके बाद भी फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमसे सॉल्व हो जाएगा, फिर भी यदि नहीं होता है, तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा लॉस होगा, तुम्हें लगेगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, 20 मिनट भी खराब हो गए, क्वेश्चन भी नहीं बना, तो वहां पर फिर एक अलग डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है। इसीलिए क्वेश्चन क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत इजी पार्ट है आपका, मतलब आपके सिलेबस के लिए भी, और मैं पूरे मैथमेटिक्स के अंदर यही बोलूंगा कि आपको कोई भी चैप्टर अभी आप ट्राई कर रहे हो, तो आप उसके पीवाईक्यू करो, जेई मेन के भी एंड जेई एडवांस के भी। जेई एडवांस का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम इस स्टेज पर कोई नहीं बोलेगा कि आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि पता है यार, मैथमेटिक्स पेपर थोड़े से टफ आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जेई एडवांस के, उन्हें ट्राई करो, उन्हें ट्राई करो, उन्हें तुम प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उन्हें तुम कोशिश करोगे घर पे बैठ के, तो तुम उनको ट्राई करना डिफरेंट मैनर से करने की, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, और अलग अलग तरीकों से करने की ट्राई करोगे, तभी तुम अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखोगे, और ये सारे कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई कर पाओगे अपने एग्जाम्स के अंदर। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था पहले, तो अपने नोट्स कॉपी में लिख लो, या अपने एक स्टिकी नोट्स बना लो, तो वहां पे लिख लिया करो। ठीक है, यदि अपने थर्ड बात करें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की, तो यार ये चैप्टर बहुत इजी है, मतलब इसका एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है एग्जाम के अंदर, और यदि साथ में मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा, कहते हैं आपका वेक्टर 3D, तो इसके भी बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछ जाते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है, मतलब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D, ये टॉपिक्स आपको करके जाननी चाहिए, क्योंकि इससे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही मतलब आपको प्रिपरेशन के अंदर भी कम टाइम लगेगा। ठीक है, एंड लास्ट आता है आपका स्टेट्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट, मतलब स्टैटिस्टिक और मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये वाला जो पार्ट है, इसका तो डेफिनेटली इतना इजी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको आराम से फोड़ दोगे। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, डेफिनेटली करके ही जाने हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सेकंड आता है आपका वेक्टर 3D, थर्ड आता है आपका स्टेट्स, और फोर्थ आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये 4 चैप्टर तो मस्ट है, मस्ट करके ही जाने हैं। उसके बाद आप कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने तरीके से देख लो कि आपको किस तरीके से चीजों को करनी है, क्योंकि इसका वेटेज हाई रहता है, तो प्लीज आप इनको अकॉर्डिंगली देख लो कि मुझे किस तरीके से इन सब चीजों को करना है। ठीक है, बाकी आपको मैंने बता ही दिया डिटेल के अंदर कि क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, और ये सब जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आपको ट्राई करना है कि आप नेक्स्ट अपने जो जनवरी का फर्स्ट वीक है, उससे पहले मतलब दिसंबर के एंड तक अपना पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लो।
ठीक है, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस जनवरी के फर्स्ट वीक से आप कंप्लीट कर लो, एंड ताकि लास्ट के जो 20-25 दिन हो तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सको, रिवीजन कर सको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। एंड इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ, अभी एक पॉइंट अपना और भी रहता है तो आपको बताता हूँ मैं। एंड उससे पहले आपको एक चीज़ शेयर कर देता हूँ, तो जो बच्चे क्लास 11th के हैं, मतलब जो जिनका टारगेट है 2025 का, तो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर निकाला हुआ है। मतलब कि 12 मंथ्स का यह सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको 6 मंथ का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा, जहाँ पर पहले उसका प्राइस था 48,000 अप्रोक्सली, तो अब 20% ऑफ कर दिया, तो जहाँ पे आपका प्राइस हो गया 38,400 रुपीज। एंड साथ में आप 12 महीनों का पैसा दे रहे हो, लेकिन आपको 6 महीने का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है। एंड साथ में यदि जो बच्चा 2024 को टारगेट कर रहा है, मतलब जेई एडवांस 2024 को टारगेट कर रहा है, तो उन बच्चों के पास अभी मोटा मोटी 8 से 9 महीने बचे हैं। तो अभी यदि वो 6 महीनों का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो जो करीबन पहले 40,000 का था, जो अब आप लोगों के लिए सिर्फ 32,000 का कर दिया है। एंड साथ ही में वहां पर आपको 3 मंथ का प्लस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा, मतलब पैसे 6 महीने के दे रहे हो, लेकिन आपको मिल कितने का है, 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेरे साइड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा यदि आप इस कोड को यूज करते हो, KESH10, मतलब कैश 10 को आप कोड को यूज करते हो, तो आपको मेरे साइड से भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यार फटाफट जाके जो भी बच्चे 2025 2024 के हैं, फटाफट जाके इनके प्लस या आइकॉनिक सेक्शन को तुम परचेज कर सकते हो। और भी डिटेल्स तुम्हें चाहिए तो कॉन्टैक्ट पूछ सकते हो, मतलब सेल्स वालों से। ठीक है, तो इसी के साथ ये जरूरी चीजें हैं, अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी लो, ताकि अभी आपको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो प्लीज बी रिमेंबर। एंड इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट अब रहता है कि इस पूरे सेशन का मूल तभी निकलेगा यदि आप ये करोगे, मतलब ये सब चीजें आपको जो मैंने बताई है, यदि आप इसी को भी नहीं कर रहे, मतलब रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, देन कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे वीडियो का। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का। एंड कैसे कैसे आपको करना है रिवीजन, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है PYQ, जो आपको मैंने कुछ कुछ जगह बताई है जहाँ पे आपको जेई मेंस के भी करने हैं और जेई एडवांस के भी करने हैं। एंड अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, यदि नहीं बनाए अभी तक, अपने किसी गलती में फंसे हुए थे, हमने नोट्स नहीं बनाए, तो अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ट्राई करो कि हो सके, जितना हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि आपको लास्ट के जो 20 से 25 दिन होंगे आपके पास, तो उसमें आप अच्छे से रिवीजन कर सको, क्योंकि आपको उस लास्ट के 20-25 दिनों के अंदर पूरा रिवीजन करना है, मतलब क्लास 11th और क्लास 12 का पूरा सिलेबस रिवीजन करना है। तो एक बहुत ही हैक्टिक काम हो सकता है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स प्लीज बना लो, क्योंकि यदि तुम नोट्स शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम्हारे पास 11th की 10 किताबें हैं, मतलब मैं 12th की 10 किताबें, तो 10 और 10 20 किताबें कैसे रिवाइज करोगे 20 दिनों में। ठीक है, और वो इतनी मोटी मोटी नोट्स कैसे रिवाइज करोगे, तो शॉर्ट नोट्स बना लो, साथ साथ में तुम सिलेबस कवर कर ही रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे आपको मैं इनऑर्गेनिक तो पढ़ा ही रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसी यूट्यूब के चैनल पर, पीरियोडिक टेबल को मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, ब्लॉक केमिस्ट्री को मैं अपनी स्पेशल क्लास पे पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, मेरी प्रोफाइल का लिंक, जाके आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड वहाँ पे जाके मेरी सारी स्पेशल क्लासेस को आप देख सकते हो, ब्लॉक केमिस्ट्री में वहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ। एंड थर्डली यहाँ पे डेली रिवीजन हो रहा है, इफेक्टिवली आपको करना पड़ेगा यार। तो यदि रिवीजन नहीं करोगे डेली, तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें मिलने वाली है। तो रिवीजन तो जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। रिवीजन क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर आपको मैंने बातें बताई थी कि आपको ये सब चीज़ें बनानी है, तो उसको आप डेली रिवाइज करो ना। सबसे पहले उठते हो, उठते 10-15 मिनट उसको रिवाइज करो, सोने से पहले 10-15 मिनट उसको बैठ के रिवाइज करो। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, एंड मैथमेटिक्स के अंदर फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, और मैथमेटिक्स के भी सारे फॉर्मूलाज तुम देख लो अपने साथ में, कि इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला, डिफरेंशियल का क्या फॉर्मूला, और क्या क्या कोई कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई बर्नौली का कोई कॉन्सेप्ट है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को तुम लिख के बैठे हो, तो उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो कि इस कॉन्सेप्ट में कैसे अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। जनरली सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो चैप्टर है मैथ्स में, तो उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि यार इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाना होता है, तो तुम उस कॉन्सेप्ट को भी लिख सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में। जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है, तुम्हें वो चीज़ अपने शॉर्ट नोट्स में लिखनी है, इफ और एल्स की बाकी भैया या बाकी सर और उन्होंने क्या लिखा अपने शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, सो इसी के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं, एंड आई होप सो दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड ठीक है, सो आपको पूरा सेशन कैसा लगा तो आप मुझे प्लीज़ चैट में बताइएगा। एंड कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन के अंदर उस डाउट्स को मैं कवर अप कर लूँ। एंड आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो मुझे प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि यार नेक्स्ट जो 90 डेज़ है, आपका एकेडमिक्स तो आपको पूरा मॉलिक्यूल बैच करवा ही रहा है यहाँ पर, बट नॉन एकेडमिक जो पार्ट होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, वो भी कवर होना ज़रूरी है। तो मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, बट स्टिल मैंने वीडियो इसलिए बताया पूरा डिस्क्राइब में, मैंने शुरू में बोला था कि 1.5x में बनाना, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे पूरा सेशन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, राधे राधे।